Okay, so we'll start. Someone is asking ITP का फॉर्म थी. ITP का फॉर्म पे आई थिंक फॉर जनरल 1200 है ना? Yes or no? हाँ, फॉर जनरल 1200. Okay. So just wait for 1 minute. ओके सो आप सबका जो भी सीयूईटी का एग्जाम डेफिनेटली आप सब लोग दिए होंगे जो आईटीपी का एग्जाम दे रहे हैं. तो आप सब अपना रिजल्ट बताओ कैसा हुआ आपका एग्जाम, कैसा स्कोर है, स्पेशली फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सीयूईटी यूजी में. जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी में एडमिशन लेना था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी था, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मैंडेटरी था. ठीक है, तो कैसा गया आप लोग का एग्जाम? जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे या न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स भी आप अपना फीडबैक बता सकते हो. आपका कैसा गया एग्जाम? यस, बताओ. एनीवन? सर मैंने सीटी एग्जाम नहीं दिया. अच्छा, जिसने दिया है सर 93 आ रहा है. 96.5 आया था. 96.5. वेरी गुड, गुड परसेंटाइल स्कोर. ओके, बाकी सब लोग बताओ यार. बहुत सारे तो डिस्टेंस लर्निंग के ही स्टूडेंट्स हैं जो भी सीयूईटी आईटीपी सीयूईटी आरआई कॉम्बाइंड बैच के स्टूडेंट्स हो. कैसा गया आप लोग का एग्जाम बताओ. उड़ीसा के स्टूडेंट्स आरआई भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. उड़ीसा के स्टूडेंट्स आरआई भोपाल में भी एडमिशन ले सकते हैं बिकॉज अभी नेशनल हो गए हैं आरआई भोपाल वाले. ठीक है, सब लोग बताओ आपका एग्जाम कैसा गया. बीएड के लिए नहीं दिया था साइंस डोमेन, कोई बात नहीं. श्वेता पद्मा नहीं दे पाई थी. पारुल 85 आया है. गुड गुड, वेरी गुड. ओके, नो प्रॉब्लम. बहुत लोगों को पता नहीं चल पाया. ठीक है, बहुत लोग दिए भी हैं एंड मैंने जैसे स्कोर्स वगैरह शेयर किया है व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में, आपने देखा होगा. ठीक है, बहुत अच्छा. आई एम लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी विद योर स्कोर्स. जितने भी स्टूडेंट्स ने शेयर किया बहुत अच्छा लगा कि आप लाइक 90 प्लस परसेंटाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. यस, 96.5 विवेक का है. बहुत खुश हूँ क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, फिर भी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था कुछ तो काम आया. मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि 100% काम आया. हरिद्रा आईटीपी का और सीयूटी का सिलेबस सेम है अभी? हाँ सेम है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है. तो हम मेनली आरआई के लिए ज्यादा फोकस थे सीयूटी बैच में. टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा क्लासेस हमने नहीं किए. हम टीचिंग एप्टीट्यूड को ज्यादा फोकस करते थे, सॉरी आरआई को ज्यादा फोकस करते थे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए. एंड उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, मतलब जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हो गया अच्छी तरह से. ठीक है, वो बहुत हेल्प किया जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रियल टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एक्सक्यूज मी सर. यस, बोलो. सर आपने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस बताए थे सर, उनमें से एक क्वेश्चन है मुझे डाउट है. हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो. सर आपने एक क्वेश्चन बताया हुआ था, एज अ स्टूडेंट एंटर सेकेंडरी क्लासेस दे कैन बी टॉट दैट, और सर इसके ऑप्शन थे ऑल साइंटिफिक फिनोमेना आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ऑल साइंटिफिक फिनोमेना आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, only directly observable phenomena are related and reliable in science, only directly observable phenomena are relevant to science. तो सर इसमें ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि बहुत सारे साइंस के ऐसे फिनोमेना होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी भी तो करेक्ट होगा ना. Only directly observable or phenomena are relevant to science. देखो मतलब रिलेवेंट तो है साइंस के लिए, लेकिन यहाँ पे रिलायबल और रिलेवेंट वर्ड में ही खाली डिफरेंस है. ठीक है, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाई? ये जो दोनों तुमको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देखो अगर आप नॉर्मली ऑप्शन पे यहाँ पे पढ़ोगे ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना आर रिलायबल बोल रहा है एंड रिलेवेंट बोल रहा है. ठीक है, रिलाय करना
अलग चीज होता है एंड वो हमारे लिए रिलीवेंट होना अलग चीज होता है। ये सुन लो, ये चीज समझ रहे हो आप लोग? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है, ठीक है, मतलब सही है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना आर रिलायबल, मतलब जो भी हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है उसको रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। इसका हमने क्या आंसर डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास? सर आपने बताया था कि अगर यहाँ पे क्योंकि ओनली है इसलिए रिलेवेंट नहीं है, बट सर अगर ओनली नहीं होगा यहाँ पे तो सर इनडायरेक्ट वे में भी तो लिया जा सकता है ना। हाँ, तो सर ओनली तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपलसरी होना लगा ना। देखो देखो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शंस हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल आंसर की मैंने आपको दिखाया था, ये सुन लो एक बार। ये सर आपने इसका बी आंसर बताया था सर। एंड मैंने इसको ऑफिशियल आंसर किसी से लिंक किया था कि नहीं किया था, एक बार वो चेक कर लेते हैं। यस सर, ऑफिशियल आंसर की में सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन दिया है, ठीक है, ओके। ये नहीं, हाँ, तो इस क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से। हाँ, तो ये 411 है, 411 इसमें क्या आंसर किया हुआ है एक बार देख लेते हैं। 642 मैं एक्सप्लेन करूंगा। 642 मतलब ऑप्शन 2। देखो यहाँ पे अभी देखो, अभी इसको अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। As students enter secondary classes, they can be taught that, मतलब जब बच्चे secondary classes में जाते हैं, they can be taught that all scientific phenomena are not directly observable, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी scientific phenomena होते हैं not directly observable। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइक इन डेप्थ बता रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है। आज हम इसी टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, मतलब जो नेचुरल फिनोमेना है उसको हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, तब ये चीज और थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले मैं 4 ऑप्शन एक बार बताया तो ऑल साइंटिफिक फिनोमेना आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जितने भी साइंटिफिक फिनोमेना होते हैं वो सारे ऑब्जर्वेबल होता है डायरेक्टली नहीं। जैसे मैंने आपको बोला था कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक जो क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गया, या बहुत ऐसे कुछ आपके साइंटिफिक फिनोमेना होते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, तो नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। यहाँ पे बोला ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना आर रिलायबल रिलीवेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओनली लगा हुआ है, हाँ हाँ मैं आपको ये चीज बोला था, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं कुछ और सोच रहा था तो मैं ऑप्शंस को बहुत अच्छे से नहीं देख पाया। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, क्लियर ये चीज बोल रहे हैं कि ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना आर रिलायबल इन साइंस, मतलब साइंस में सिर्फ वही फिनोमेना रिलायबल है वो जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। इसका मतलब जो क्लाउड्स वगैरह है वो फिनोमेना, क्लाउड्स फॉर्मेशन का फिनोमेना रिलायबल नहीं है, तो गलत हो गया ना ये सुन रहा हूँ। एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना रिलेवेंट टू साइंस, ये भी गलत हो गया ना, मतलब जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लाउड फॉर्मेशन में एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताया, तो वो तो नहीं बोल रहा है ना, मतलब दैट नॉट सूट पर्टिकुलर मींस सिचुएशन और कंडीशन आप बोल सकते हो। आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ये सुन लो, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ उन फिनोमेना को, सिर्फ उन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना जो हम देख पाते हैं वही रिलायबल है एंड वही रिलीवेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं साइंस में। जैसे मैंने आपको बोला था एस्ट्रो, ठीक है, मतलब जो अभी चंद्रयान फॉर एग्जांपल, ठीक है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। एक क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के जनरल अवेयरनेस में आ सकता है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी मून के सरफेस में जो भी साइंटिफिक फिनोमेना फॉर एग्जाम्पल हो रहे हैं उसको हम डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। या फिर सोलर सिस्टम में जो भी चीज होता है, सोलर सिस्टम में जो भी चीज होता है उसको भी हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली देख नहीं सकते। ये सुन लो, ये सुन लो। एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत सारे चीज होता है, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में जो मेनली चीज पढ़ते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो नहीं देख पाते वो रिलायबल रिलेवेंट नहीं है, जो कि गलत है। जो नहीं देख पाते वो भी हमारे लिए रिलायबल एंड रिलेवेंट है। ये सुन लो, ये सुन लो। यस हाँ क्लियर, मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा इन डेप्थ नहीं जाओगे, मतलब थोड़ा सा, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं कुछ और सोच रहा था कि मैं कभी क्या अभी स्लाइड्स आपको ओपन करके दिखाऊं, तो मैं थोड़ा सा लेके वहां पे कंफ्यूज हो गया। लेकिन जब आप उसको थोड़ा इन डेप्थ जाके देखोगे, मतलब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्या 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, तब आपको करेक्ट आंसर जो है पता चलेगा।
ठीक है, सिर्फ एक दो ऑप्शन को देखोगे तो नहीं पता चलेगा, Okay, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, होता है। हम जो है अभी डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि क्या नेचुरल फिनोमेना होता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो मैं एक बार सीयूईटी का ऑफिशियल सिलेबस एक बार आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एनसीईटी का, सीयूईटी एनसीईटी दोनों का सिलेबस एक है। सर मैं एनसीईटी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ भेजिए, पहले इनका दूसरा इनका। हाँ हाँ डेफिनेटली यू विल गेट। हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो किए थे फर्स्ट यूनिट से, सेकेंड यूनिट क्योंकि लाइक वो ऐसा चीज है कि बहुत सारी चीज आपको ढूंढना पड़ेगा, तो हमने अभी तक भेजा नहीं, लेकिन मैंने उसको बना दिया, मतलब एक एक करके सब कुछ बना दिया। आपको कल टीचिंग एप्टीट्यूड का सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे यूनिट। फर्स्ट यूनिट को थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बाकी सेकंड से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सिलेबस वाला सेक्शन में जाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में जाओगे, बहुत बार मैं बोलता हूँ, बाकी सारा सब्जेक्ट का भी सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेबस सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लिखा है, हिंदी मीडियम में नहीं लिखा है, तो जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम के होंगे उनको इसी से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिलेबस है जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको दिखा दूँ इसमें, फिर से बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। हमने अभी तक जो है ये किस तरह से यूनिट 1 के क्वेश्चंस को डील करते हैं वो हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्लास में। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट, लाइक मूवीज से, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री से, वो हमने देखा। एंड हमने ये रियलाइज किया कि ये जो है सबको 100% इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हम इतने सारे बुक्स, इतने सारे मूवीज, इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज को पढ़ना इतने कम टाइम में नॉट पॉसिबल। तो हमने सोचा कि मतलब इसको थोड़ा सा हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के थ्रू या प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू डील करेंगे, या ग्रुप में हम लोग लाइक एक दूसरे को हेल्प करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, जो जिसमें कि आपको मान के चलो 25 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, सॉरी 20 क्वेश्चंस आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो उस 20 क्वेश्चन में मान के चलो 2 क्वेश्चन इससे आता है, 2 मैक्सिमम, 2 से 3 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो आता है, तो अगर नहीं हमको आता है वो क्वेश्चन तो हम लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 100% क्वेश्चन बनाने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आइडिया है थोड़ा बहुत, जो कि हम आगे और भी क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, तो कर सकते हैं। तो मैं टेस्ट सीरीज लाइक रेडी कर चुका हूँ, इन सब चीज के लिए टेस्ट सीरीज रेडी है, मतलब टेस्ट जो आपको देना था वो तैयार है इन द फॉर्म ऑफ लाइक, हाँ इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देना था। तो ये सारे टॉपिक्स के मैंने लाइक 20 क्वेश्चंस मुझे सेक्शनल देना था। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस आपको कल ही मिल जाएंगे। बस ये नैरेटिव, ये जो फर्स्ट यूनिट का मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सबका हो गया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कल ही मैं आपको पूरा दे दूंगा, मतलब आप अपने स्पीड से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6, 7 अपने स्पीड से सब पढ़ सकते हो, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर उसको क्लास में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस थर्ड यूनिट, मतलब फर्स्ट सेकंड हमारा जो है बेसिक डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के थ्रू और इन डेप्थ हम जाएंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट साइंस है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे एक बार बताओ, आप सुन लो, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यही है ना एक क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं? ये जो तुम्हारा यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना? ये सुनो, ये वाला है कि नहीं? ये Yes, सुन लो। sir. हाँ, तो इस तरह Yes, के sir. क्वेश्चंस आएंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम जो है मतलब देखते हैं नेचुरल फिनोमेना होता क्या है और क्लास में हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आज भी आपका जो छोटा सा डाउट आया वो भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। पहले देखो नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना में क्या सब चीज आते हैं एंड उसके ऊपर क्या सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको समझने के लिए हमको थोड़ा सा लाइक टीचर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा क्या सब क्लास में होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बच्चे किस तरह से उसको डील कर रहे हैं, या एज ए टीचर आप उसको कैसे बच्चे को पढ़ाओगे। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो व्हाट इज लाइट, हाउ डू यू सी थिंग्स। सर ये फिनोमिना क्या होता है? नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जो मतलब धरती पे ऑटोमेट मतलब नेचुरली हो रहा है। ठीक है, हम वहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियली हो रहे हैं। लाइटनिंग फॉर एग्जाम्पल, या सन से लाइट आना, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आ रहा है। ये सुन लो, यस सर। लाइट क्या होता है, हाउ डू यू सी थिंग्स, हम चीजों को देख कैसे पाते हैं, कैसे हम डिफरेंट चीजों को देखते हैं, जब उस चीज के ऊपर लाइट पड़ता है तब हम उस चीज को देखते हैं। लाइट क्या है, लाइक
जो सन से आ रहा है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमको देखने के लिए मिलते हैं, मेनली हमने बचपन में ये पढ़ा है कि जो है सन जो होता है या स्टार्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं का लाइट होता है, ठीक है, उन्हीं का खुद का लाइट होता है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स वगैरह जो भी है रॉक या हम खुद जो है हमारा खुद का लाइट नहीं है। ये सुन लो, हम जो है लाइट्स के थ्रू, हम जब हमारे ऊपर जब लाइट गिरेगा तब हम दिखेंगे, तब हमको दूसरा कोई देख पाएगा। ये हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? Yes, ये sir. सुन लो। यस सर। Yes, तो sir. हाउ डू यू सी थिंग्स? जब हमारे ऊपर लाइट गिरता है तब हम चीजों को देख पाते हैं। शैडो कैसे देखते हैं? शैडो जब हमारे ऊपर लाइट गिरता है तो उसके पीछे, हमारे पीछे जो है लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा शैडो बनता है। ये सब चीजें, तो ये नेचुरल फिनोमेना में क्या सब आ सकते हैं? लाइट कैसे फॉर्म होता है, शैडो कैसे फॉर्म होता है, रेन कैसे कॉज होता है, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, रेन वाटर को हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, कितना देर तक रेन होता है, एक साल में कितना महीना समर, कितना, ये सब जो है तुम्हारा नेचुरल फिनोमेना है। अर्थक्वेक, वोल्केनो ये सब नेचुरल फिनोमेना है। सुनामी नेचुरल फिनोमेना है। ये सब तुम्हारा नेचुरल फिनोमेना है। लाइक सीड जो है तुम्हारा, जर्मिनेशन होना, सरफेस टेंशन, विस्कोस, मतलब जितना भी तुम्हारा फिजिक्स के अंदर जो भी चीज आता है, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, वो सब नेचुरल फिनोमेना है। ये सुन लो, इवन ज्योग्राफी के अंदर भी जो सब हम पढ़े हैं वो भी नेचुरल फिनोमेना है कि नहीं? ये सुन लो। Yes, sir. Yes, sir. तो चिल्ड्रेन आर बेसिकली क्यूरियस अबाउट नेचुरल फिनोमेना। हाँ, जब भी हम बच्चों को नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। जैसे आपने अभी पूछा एक क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ठीक है, इस तरह से बच्चों के दिमाग में भी इस तरह से बहुत सारे डाउट आते हैं। सर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ऐसा होता क्यों है, सर क्लाउड क्यों फॉर्म होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब एक फ्लावर से फ्रूट कैसे फॉर्म होता है, एक सीड से एक पूरा पेड़ कैसे उग जाता है, प्लांट्स कैसे फॉर्म होते हैं, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, ठीक है। तो हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मेनली हमारा जो एज ए टीजीटी जब अपॉइंटेड होंगे तो वहां से पढ़ाएंगे। तो जो हमारा मिनिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट जो होंगे, जो सबसे छोटा जो क्लास होगा वो होगा क्लास 6। तो हम क्लास 6 से लेकर ऊपर के बच्चों को पढ़ाएंगे एज ए टीजीटी, बीएससी बीएड बीए बीएड करने के बाद क्लास 6 से लेकर ऊपर के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले बच्चों का हमारे यहाँ पे नहीं होगा, तो नीचे वाले बच्चों को प्राइमरी टीचर पीआरटी पढ़ाते हैं, जिनका टीचिंग मेथोडोलॉजी पूरा अलग होता है हमसे, ठीक है। तो देखो, हम क्लास 6 के बच्चे के बारे में पहले बात करते हैं। तो जब क्लास 6 के बच्चों को आप रेन या लाइट के बारे में पढ़ाते हो तो हम उनको लाइक एनकरेज करेंगे कि देखो कैसे, मतलब देखो कभी लाइट को देखना, लाइट गिरता है और सन से जो लाइट आता है वो सुबह जाके देखना, सन पहले रेड दिखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका लाइट आता है, सन राइज होने के कुछ 8 मिनट समथिंग बाद जो है तुम्हारा लाइट गिरता है, या सन सेट होने के बाद कैसे लाइट, मतलब जो भी तुम्हारा होता है प्रोसेस, ये सब बच्चों को हम जो है दिखाएंगे, फील्ड विजिट कराएंगे, मतलब बाहर ले जाके दिखाएंगे, रेनबो कभी दिखाएंगे, तो बच्चे उसमें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। We should encourage, as a teacher, we should encourage them to explore new phenomena, or sorry, natural phenomena, and experiment with them, organize their experiences, express them, articulate their questions, and look for their answer. तो हम जो है सिर्फ उनको दिखाएंगे नहीं, ठीक है, हम उनका क्वेश्चन जो पूछेंगे उसको भी जो है एक्सप्लेन करेंगे एंड प्रैक्टिकली उनको समझाएंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते। Such exploration can be taken in class or at home also, ठीक है, मतलब बच्चों को घर पे भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बोल सकते हैं। रेन, थंडर, लाइटनिंग, ये सब कुछ वंडरफुल एक्सपीरियंस है जो सब एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। मोमेंट्स ऑफ सच फेनोमेना आर प्लीजेंट टू वॉच। रेनबो फॉर एग्जांपल, रेन गिरना, बहुत बहुत गर्मी लग रहा है, पूरा समर सीजन चल रहा था, अभी बारिश हुआ, पहला जो बारिश होता है वो कितना अच्छा लगता है, ये सुन लो। Yes, sir. थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सबके जिंदगी में मतलब बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होता है, ठीक है। तो प्लीजेंट टू वॉच, इट आल्सो इंस्पायर अस, ठीक है। नेचर हैज मोर डीप रूटेड रीजन, तो ये सब जो चीज होता है उसके पीछे रीजन होता है, ठीक है। तो वो सब चीज जो है नेचुरल फिनोमेना पढ़ाते टाइम बच्चों को वो सब चीज समझाना है, ठीक है। रेन कैसे होता है, लाइट्स कैसे, लाइटनिंग कैसे होता है, थंडर कैसे होता है, वो सब चीज समझाए। फॉर एग्जाम्पल लाइट के बारे में बच्चे को पढ़ो, तो लाइट को बच्चों को क्या बोलेंगे, लाइट इज ए मिराकुलस एंटिटी, ठीक है। स्पेक्टाकुलर इज लाइफ विद लाइट, मतलब बिना लाइट की जिंदगी कुछ नहीं है, ठीक है, अंधकार है, जब वहां पे उजाला होता है तब ही लाइफ का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं बेसिक नीड, पंचभूत बोलते हैं ना, उस विदाउट दैट जिंदगी ही नहीं हो सकती, लाइट भी उसमें से एक है, ठीक है। सिंपली फैंटास्टिक आर द मिराज ऑफ फिनोमेना इट शोस, लाइट्स के द्वारा जो है, लाइट्स मेक्स थिंग्स विजिबल, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कास्ट शैडो, ठीक है, इक्लिप्स होता है, इमेजेस फॉर्म होता है लाइट की वजह से, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा,
फिजिक्स में, ठीक है। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब होली या पार्टली उसको क्या बोलते हैं, पार्शियली एब्जॉर्ब होता है तो क्या बोलते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, ठीक है। एक आपका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रांसपेरेंट होता है, सुन लो। और दूसरा क्या वर्ड होता है जो लाइट को, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। यस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक होता है, ठीक है, ये सब चीज है। फिर अमेजिंग कलर पैटर्न बनाता है लाइट तुम्हारा जब आप उसको एक प्रिज्म में रख देते हो। इस तरह से बहुत सारे फिनोमेना है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब भी आप चैप्टर को स्टार्ट करते हो विद डिस्कशन दैट अबाउट व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ऐसे क्वेश्चन आप जब चैप्टर को बच्चों को सामने स्टार्ट करोगे, 5E मॉडल एक होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे 5E मॉडल क्या होता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा जो RIC के क्लास करते थे, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको हम दिखाएंगे कि 5E मॉडल कैसा होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो पहले, हाँ ये देखो, पहला पहला चीज क्या होता है, जैसे आप क्लास में एंटर करते हो, ठीक है, 5E मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन दिस अप्रोच लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडिया बियॉन्ड देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज और आइडिया। हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज और आइडिया से न्यू आइडिया जनरेट करते हैं। तो जब जैसे आप सबसे पहले लाइट्स पढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल क्लासरूम में जाते हो, सबसे पहले बच्चों को एंगेज करोगे। सबसे पहला पेज होता है एंगेज, 5E मतलब 5E है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड, इवैल्यूएट, ये 5 तुम्हारा E होता है, ठीक है, मतलब 5E मॉडल इसको बोलते हैं। सबसे पहले क्लास में जाने के बाद बच्चों को एंगेज करोगे, इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स बिकम मेंटली एंगेज्ड एंड देयर इंटरेस्ट इज किंडल्ड इन द कंसेप्ट, मतलब वो कंसेप्ट में अभी मतलब घुसने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उनको इतना लाइक इंटरेस्टिंग वो टॉपिक को बनाना पड़ेगा कि वो उस टॉपिक में घुस जाएंगे पूरा, ठीक है। स्किल सीखेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस को प्रेजेंट के साथ जो है कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लाइटनिंग देखा या बादल को यहाँ पे मूव करते हुए देखा, वो कैसे फॉर्म होता है, तो जो पहले बच्चा देखा था वो चीज आज जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो उसके साथ लिंक कर पाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये होता है एंगेज फेज। जैसे ही आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हो, बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछो, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, किस चीज की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, और वुड दे बी विजिबल, वुड दे बी एबल टू सी थिंग्स इन डार्क, क्या आप लोग डार्क में, अंधेरा जब है, क्या कोई चीज देख पाओगे? बच्चे बोलेंगे नहीं देख पाओगे। बोलोगे तो क्यों नहीं देख पाओगे? बच्चे बोलेंगे कि लाइट की वजह से, लाइट नहीं है तुम नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ से आप फिर टॉपिक को स्टार्ट करोगे। तो आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये 5E मॉडल होता है। आपको RI में या कोई भी कॉलेज में जब पढ़ते हो तो मल्टीकल्चरल के पहले आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, इस सब चीज के बारे में बताया जाता है कैसे क्या करना होता है। फिर उसके बाद नॉट मल्टीकल्चरल, सॉरी, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग से पहले आपको ये सब चीज बताया जाता है। फिर माइक्रो टीचिंग में आप प्रैक्टिस करते हो, स्किल क्लास इसको बोलते हैं। ये सब मैंने आपको RIC के बैच में पूरा बताया था, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा अभी, ठीक है। मैं वो सब चीज फिर रिपीट करूंगा। तो क्लास में इस तरह से हमको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। यू शुड फैसिलिटेट दिस डिस्कशन एंड यू मे आस्क क्वेश्चन लाइक हाउ डू यू सी, आप कैसे देख पाते हो। A question like what makes things visible would probably help you to know what the children already know. बच्चों को क्या पता है, बच्चों किस फैक्ट्स के थ्रू एक्सपोज हैं, या कुछ अल्टरनेटिव उनके दिमाग में चल रहा है क्या, सब चीज आपको पता चलेगी। We need not level their responses as right and wrong. कभी भी बच्चों को राइट या रॉन्ग स्टार्टिंग में नहीं बोलना है एंगेज वाला फेज में, बट allow them to flow, allow the flow of response without putting the filter of correctness. तो बच्चों को ये नहीं बोलना आप करेक्ट हो, रॉन्ग हो, ऐसे नहीं, वेल ट्राइड, बट आप थोड़ा और सोचो एंगेज वाला फेज में, ठीक। एंगेज वाला फेज में बच्चों को इंटरेस्ट लाना है टॉपिक में। बच्चों को कभी भी मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब डिमोटिवेट नहीं करना स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हो तब आगे वाला फेज में बच्चा आपके साथ नहीं है। बच्चा आपके साथ लास्ट तक रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन, व्हिच इज अ की वर्ड इन टीचिंग एप्रोच। क्लियर? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो आपका टीचिंग जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इसीलिए आप जो है उनको हमेशा एनकरेज करो, दे कैन सजेस्ट वेज ऑफ वेरीफाइंग देयर व्यूज, आप उनका व्यू को वेरीफाई करना है, ठीक है। दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा कोई पर्सन, तो वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद शैडो के बारे में पढ़ाओगे उनको, ठीक है। शैडो के ऊपर क्वेश्चन आपको CVT IIT में पूछा जा सकता है। शैडोज आर ऑब्जर्व्ड बाय चिल्ड्रन ऑल द टाइम, हमेशा आप शैडो देखते हैं। रात को बल्ब के उजाले से पीछे भी शैडो होता है, सुबह जो है सन के लाइट की वजह से शैडो होते हैं। समटाइम्स शैडो हमको डराता भी है रात को। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, आपका खुद का शैडो बहुत बड़ा दिखेगा, उससे आप कभी डरे हो आप लोग? ये सुनो, यस सर। कभी कभी हमको खुद का शैडो पे डर लगता है, या कोई ऑब्जेक्ट है उसका शैडो डर लगता है, ठीक है। या फिर कभी कभी शैडो के साथ हम खेलते भी हैं बचपन। तो बच्चों को इस तरह से समझाओ, ठीक है।
ask your students to vary the distance between the object and the surface where shadow is being formed, and उनको बोलो कैसे आप सरफेस ऑब्जेक्ट के पास आओगे तो शैडो छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे तो शैडो बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्यों ऐसा छोटा होगा, वो सब रीजन बच्चों को समझो। ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स may have themselves observed that okay, students may have themselves observed that a light source is essential for the formation of shadow. Shadow बनने के लिए light source चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक्टिविटी कराओगे। an activity in their book asks students to hold different object in the sun and then see their image. आप different object का image, उनका shadow देखोगे। ठीक है, an opaque object is another requisite for shadow to be formed. हाँ, अगर object opaque नहीं है तो उसका shadow जो है अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? शैडो फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट को ओपेक होना पड़ेगा, नहीं तो क्लियरली शैडो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सो अनदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज द नीड ऑफ सरफेस ऑन व्हिच द शैडो विल बी फॉर्म। ठीक है, ये सब चीज बच्चों को पता होगा, मुझे पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है आपको, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू फॉर दिस एनसीईटी एग्जाम बट आल्सो विल हेल्प यू जब आप प्लेस्ड होगे किसी स्कूल में, ठीक है, या फिर केवीएस का इंटरव्यू दे रहे हो, उस टाइम में आपको हेल्प करेंगे, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते रहे, क्योंकि आपको इंटरव्यू में एक आपका डेमो टीचिंग लिया जाता है। तो कोई भी स्कूल में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इवन आपका जो कैंपस प्लेसमेंट होता है आरआई में, उसके लिए जब आप जाते हो तो भी आपको एक टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो आप इस सब चीज को जो है दिमाग में रख के पढ़ा सकते हो। ऑल्दो आपको ये सब चीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसको पूरा एक सेमेस्टर आपको बताया जाएगा माइक्रो टीचिंग स्किल क्लास के। ठीक है, तो ये सब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को पूछ सकते हो, मैं आस्क योर स्टूडेंट्स दैट टू ऑब्जर्व देयर शैडोज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग उनका शैडो होगा। You may ask them to fix a place where a child should stand and a friend would make a sketch of his shadow, जिससे आपका सन डायल बनता है। क्या बोलते हैं उसको, जो सूर्य घड़ी बोलते हैं, सन डायल बोलते हैं ना, ये सुन लो, होता है ना। yes. किसी चीज को एक, हाँ आपने देखा होगा, सन सूर्य घड़ी बोलते हैं, सन डायल। ठीक है, तो इस तरह से कैसे उनका शैडो जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है, वो बच्चा देख पाएगा। तो ये सब चीज जो है मतलब बच्चों को हर एक नेचुरल फिनोमेना में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कराना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है क्लास में। ठीक है, उनको वो चीज एक्सपीरियंस करवाना ही एक अच्छा टीचर, एक इफेक्टिव टीचर का काम होता है। ठीक है, ओके, स्टूडेंट्स में भी आस्क्ड टू रिपीट सिमिलर एक्टिविटी विद अ टॉर्च आल्सो। टॉर्च के साथ करो, उनको बोलो शैडो कास्ट बाय सन चेंज विद टाइम, दिस वाज यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स टू फाइंड टाइम। सन डायल पहले था, बच्चों को बताओगे ऐसे, जब घड़ी नहीं होता था तो जो पहले के लोग इस तरह से जो टाइम को जानते थे। ठीक है, ये सब चीज जो है तुम्हारा हेल्प करता है। तो ये तुम्हारा शैडो हो गया, लाइट हो गया, फिर शैडोज, रिफ्लेक्शन, ये सब भी तुम्हारा नेचुरल फिनोमेना हो सकता है। लाइक शैडो चिल्ड्रन आल्सो ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन देखते हैं, वाटर सरफेस से, पॉलिश मेटल शीट से, न्यू यूटेंसिल्स से देखते हैं। दे आल्सो ऑब्जर्व देयर इमेज फॉर्म्ड इन देम, सिमिलरली इमेज ऑफ मेनी अदर थिंग्स, अलग अलग वे में अलग अलग जो हम देखते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज का जो है रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। You may ask your students to compare their shadow on the floor caused by sunlight to the image formed by a mirror and then encourage them to look for the answer their difference। मतलब जो भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो शैडो देख रहे हैं वो कंपेयर करने के लिए बोलो। they now know how a shadow is formed and on what factor it depends। शैडो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन से हो रहा है तो वो चीज को आपने देखा, या रिफ्लेक्शन से जो फॉर्म हुआ उसको आपने देखा, इमेज को आपने देखा, शैडो को आपने देखा, सारा चीज को बच्चों को कंपेयर कराओ। ठीक है, at this stage it is not expected that they would be able to understand how an image is formed by reflection, because वो 6th क्लास के बच्चे हैं तो उनको ये तो नहीं पता, but an intuitive understanding of the fact that all smooth and shiny surface reflect light, ये उनको पता चल जाएगा। ठीक है, and they form images also। ठीक है, इतना उनको पता चल जाएगा। तो a question which some students may ask pertains to glasses where one is able to see through it and also sometimes see an image in it। कभी कभी हम जो है ग्लास के अंदर एक इमेज देख पाते हैं, या फिर कभी कभी ग्लास के थ्रू हम दूसरा सरफेस को या फिर दूसरा साइड को देख पाते हैं। तो बच्चे उसको फिर देखेंगे ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपैक क्या होता है। ठीक है, देयर आर नो एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड नॉन व्हिच रिफ्लेक्ट्स लाइट कंप्लीटली। ठीक है, ये भी चीज आपको आप बच्चों को बताओगे। मतलब जितना भी आप पढ़ाओगे बच्चों को जो है उस चीज को उनसे मतलब एक्सप्लोर कराना है, यही तुम्हारा इफेक्टिव टीचिंग है। हमने जो चीज पढ़ाया ना, जो भी हमने आरआईसी में पढ़ाया वो बहुत कम था, मतलब
कम तो नहीं, मतलब वो पूरा बेसिक था जो भी हमने आरआईसी में पढ़ा है, दैट इज द कंप्लीट बेसिक फॉर लाइक टीचिंग। लाइक आप, मैंने आपको बोला भी था, आपको याद होगा, अगर आप यूजीसी नेट का भी एग्जाम देते हो तो जितना हमने टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कर लिया आरआईसी में, मतलब लाइक 40 सेक्शनल टेस्ट उसमें था और आपका 40 फुल लेंथ टेस्ट था, लगभग हमने 30 किया था उसमें से। तो जितना भी हमने क्वेश्चंस कर लिया, दैट वाज मोर देन एनफ फॉर क्वालिफाइंग इवन यूजीसी नेट का टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट करने के लिए सफिशिएंट। तो हमने सारा बेसिक तो समझ लिया। ये जो हम आईटीपी के एग्जाम में पढ़ रहे हैं ना, इट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोस फैक्ट दैट वी हैव रेड। जो हम पढ़े थे आरआईसी के एग्जाम में, ये सब उसका फैक्ट, वो चीज को हम यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करेंगे, थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में जाके आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाउ यू शुड एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू मेक ए पिन होल कैमरा ऑफ इट्स ओन। अच्छा, मतलब देखो, मैं आपको इन सिंपल बताया, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा चीज है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि बच्चों को नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, कैंडल लाइट, या फिर कोई ब्राइट सनलाइट का जो सीन है। Why is an image in a pinhole camera inverted and upside down? पिनहोल कैमरा में जो भी होता है उसमें उल्टा क्यों इमेज फॉर्म होता है? या फिर फॉर एग्जांपल तुम्हारा लाइक जो नॉर्मल तुम्हारा प्लेन मिरर होता है, वहाँ पे हमारा जो साइड का ऑपोजिट साइड क्यों हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्टेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज है, तो ये सब चीज क्यों होता है, बच्चों को वो चीज बताओगे वो, ठीक है। इवन आप रीजनिंग में मिरर इमेज करते हो, ठीक है, मतलब बच्चों को वही बताओगे, मिरर एक सामने रख के कुछ लिख दोगे, फिर उसका उल्टा हो गया, तो वो चीज बच्चों को बताओगे। तो ये सब चीज क्या है, इट विल बी ए गुड आइडिया टू डेकोरेट योर क्लासरूम एंड लेबोरेटरी विद डायग्राम, चार्ट, फोटोज डिपिक्टिंग ए पिनहोल कैमरा एंड हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन इट. This gives a good feeling to the classroom and laboratory environment and are also handy to understand and explain the phenomenon. जब आपके क्लासरूम में बहुत सारे इस तरह से एक्सपेरिमेंट के फोटोज वगैरह या चार्ट वगैरह लगे होते हैं, तब क्लास में घुसने से एक अलग फीलिंग आता है कि नहीं? ये सुनो। Yes sir. Yes sir. उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे जो हमने देखा था इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था आपका सरफेस टेंशन के ऊपर, प्रीवियस सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो हमने देखा था। हाँ, सरफेस टेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन था साइंस से। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड? सीड जर्मिनेशन को जो है समझने के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड होगा? Demonstration. डेमोंस्ट्रेशन हमने देखा था, ठीक है। यही तो हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, मतलब जो नेचुरल फिनोमेना जो होता है, आप उसको कैसे बच्चों को दिखाओगे? बच्चों को दिखाने के लिए बेस्ट वे क्या है? सर ये डेमोंस्ट्रेशन। यस बोलो। तो जैसे इसका आंसर डेमोन्स्ट्रेशन है, तो जैसे हमने आरआई में पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेशन इज द बेस्ट टीचिंग मेथड, तो हम इसमें भी इसको टिक कर सकते हैं ना? हाँ, मतलब जो आपने पढ़ा है आरआईसी के एग्जाम में, मैंने बोला ना, उसका एप्लीकेशन ही आपको यहाँ पे करना है। आपने आरआई में सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि डेमोंस्ट्रेशन इज द बेस्ट टीचिंग मेथड, आपने उतना पढ़ा था। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, व्हिच इज द बेस्ट टीचिंग मेथड, डेमोंस्ट्रेशन को कर लिया। लेकिन मैंने सिर्फ वो पढ़ाया नहीं था, मैंने आपको बताया था ना डेमोंस्ट्रेशन क्यों बेस्ट है। ये सुनो, यस सर बताइए। हमने वो सब चीज डिस्कशन किया था ना। यस सर। हमने कोई टेक्स्ट में नहीं पढ़ा था, ठीक है, मतलब कोई वो हमारे बुक के अंदर वो डायरेक्ट लाइन नहीं लिखा है कि मतलब इस तरह से जर्मिनेशन ऑफ सीड एग्जांपल। तो हमने क्या किया, वहां जो पढ़े थे उस बुक में जो भी हमने पढ़ा, उसी का यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन हो रहा है। ये सुनो, क्लियर, समझ रहे हो? यस सर। Yes sir. यस बोलो। Sir, what is the meaning of role playing? रोल प्लेइंग मतलब होता है कि आप जो है, मान के चलो, ये कहाँ काम आता है, कोई वो बता पाएगा ये किस सब्जेक्ट में हेल्प करेगा? Sir, history. वेरी गुड, सोशल ये तुमको हिस्ट्री में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप जो है पढ़ा रहे हो हमारा 1857 सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय रिवॉल्ट, तो आप में से आप फॉर एग्जांपल खुद बन जाते हो मंगल पांडे, और कुछ और जो है आपका दोस्त बन जाएंगे, कुछ ब्रिटिशर्स बन जाएंगे, और वहाँ पे क्लास में रोल प्ले करोगे। रोल प्ले वन काइंड ऑफ ड्रामा होता है, जहाँ पे आप जो है किसी का रोल प्ले करते हो। रोल प्ले सिंपली वन काइंड ऑफ ड्रामा बोल सकते हो। सर जैसे स्कूल में इसमें तो होता है ना, यूथ पार्लियामेंट करवाते हैं। हाँ, वो भी रोल प्लेइंग का एग्जांपल है, ठीक है, दैट इज आल्सो एन तो एग्जांपल। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब? ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं आरआई के कोर्स में। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मैंने आपको बताया था, कोई ऐसा क्वेश्चन आपने दे दिया जिससे बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल साइंस का कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों को, जिससे बच्चों का लाइक दिमाग
एक्टिव हो जाएगा। मैथ्स में कुछ प्रोग्राम दे दिए, साइंस में कुछ दे दिए, तो बच्चे वहां पे क्या हो जाएंगे, थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो ये तुम्हारा है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने लाइक क्वेश्चंस कलेक्ट किया हुआ है, वो बेसिक लेवल का होगा, फिर फुल लेंथ में और थोड़ा लेवल का मिलेगा। हम इस कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा नेचुरल फिनोमेना का क्वेश्चन है। A child asks that how it is possible for insect to walk on water on the wall even though she can do it. In order to answer this question, teacher will have to refer the concept of what? सरफेस टेंशन, है कि नहीं? पढ़े हम लोग ये चीज, इंसेक्ट जो है क्यों पानी के ऊपर चल पाते हैं, ये सुन लो, पढ़े हम लोग ये चीज। Yes, sir. तो यही सब चीज है, मतलब यही सब चीज है तुम्हारा, इसमें तुमको पढ़ना है। और क्वेश्चन तुमको बस उसी से, मतलब जैसे तुमको सरफेस टेंशन में एक क्वेश्चन पूछ लिया, जर्मिनेशन ऑफ सीड पूछ लिया, उसी से मिलता जुलता तुमको क्वेश्चन पूछेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, मतलब जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको पूछेगा लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन को आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो किस मेथड से पढ़ा सकते हो, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या क्या क्वेश्चंस वहां पे बच्चे पूछेंगे, उनका थिंकिंग को कैसे जज करोगे, ये सब चीज तुम्हारा रहेगा। तो a common observation would be while you are talking to a friend across the road and a bus or car happens to pass in between, you do not see each other till that bus or car they are in between you and friend। मतलब आप यहाँ पे हो, आपके दोस्त यहाँ पे हैं, जब तक कोई बस और कार यहाँ जा रहा है तब तक आप उसको नहीं देख पाओगे, क्योंकि लाइट जो है ऐसे जाता है। अगर लाइट ऐसे करके जाता तो आप इसको देख पाते। ये सुन लो, Yes, लाइट sir. अगर यहाँ जनरेट होता है, सीधा ऐसे करके जाता है, यहाँ आता तो आप उसको देख पाते, लेकिन लाइट जो है इसके ऊपर गिरेगा कोई लाइट, फिर आप उसको सीधा देख पाओगे। लाइट ट्रेवल्स, इसके ऊपर कहीं से लाइट आ रहा है, हर तरफ से लाइट आएगा, फिर यहाँ पे गिरेगा और फिर आपके पास उसका एक रे यहाँ आएगा, तो आप उसको देख। और यहाँ पे कोई इंसान उसको खड़ा है तो वो भी ऐसे नहीं देख पाएगा, वो भी ऐसे देख पाएगा सीधा। इससे क्या समझ में आ रहा है? लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो उसके थ्रू वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज है। बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो यही एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, बच्चों को क्या बताओगे, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। ठीक है, बच्चों को बोलोगे बीच में आपने कुछ रख दिया यहाँ पे, अब बोलो आप उसको देख पा रहे हो, बोलेगा नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? उसको समझ। तो ये चीज यहाँ पे तुमको यही समझ में आ रहा है। सर तो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ही आएगा ना, इस टाइप की एक्टिविटी? बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में तुम्हारा आएगा, बच्चों को आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। देखो कुछ कुछ केसेस में तुमको लाइक और भी चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लाइक कुछ कुछ केस में आप फील्ड विजिट करा रहे हो, बाहर लाइक ले जाके बच्चों को फील्ड विजिट करा रहे हो, ये चीज को दिखाने के लिए पड़ेगा। हाँ हाँ, तो आप फील्ड विजिट या लाइक उनको फील्ड ट्रिप्स या पिकनिक्स तो नहीं, फील्ड ट्रिप्स फील्ड विजिट ये बोल सकते हैं। लाइक सर तो सब प्लांट के बगैर उस प्लांट के बारे में बताएंगे तो फील्ड विजिट करवा सकते हैं। हाँ, प्लांट के बारे में बताते, ये तो क्लासरूम के अंदर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। इंस्ट्रक्शनल विजिट, हाँ हाँ, एजुकेशनल टूर करा सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से। तो देखो, so this observation along with many other which your students may come across in their day-to-day living, like seeing a things through a state pipe। आप स्टेट पाइप के थ्रू अगर आपका पाइप, ये भी एग्जांपल है, ये फील्ड विजिट में, या फिर आप लाइक कोई साइंस पार्क में लेके बच्चों को दिखा सकते हो। यहाँ पे आप कोई बच्चा देख रहा है, यहाँ कोई बच्चा है, ठीक है, तो यहाँ इसको ये देख पाएगा, लेकिन इस पाइप को थोड़ा सा मोड़ दोगे तो ये नहीं देख पाएगा। ये सुनो, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज किया। ठीक है, आपने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज किया कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, now once your students have internalized or inculcated the concept that light travel in straight line, you can connect the concept of formation of shadow and also the formation of umbra penumbra in the shadow। umbra penumbra क्या होता है पता है? ये तुम्हारा जब जो इक्लिप्स वाला कंसेप्ट है, इक्लिप्स में फॉर्म होता है umbra penumbra। ये सुन लो सर डोंट नो। सर नहीं पता है। ये तुम्हारा मतलब ये शैडो का ही कंसेप्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा अम्ब्रा पेनुम्ब्रा अल्टम्ब्रा या अल्टम्ब्रा रहता है। अम्ब्रा पेनुम्ब्रा ये सब जब इक्लिप्स वगैरह होता है ना, उस टाइम में होता है। देखो अम्ब्रा पेनुम्ब्रा का डायग्राम देख लो यहाँ पे, ये जब इक्लिप्स होता है या तो उस टाइम में फॉर्म होता है। यहाँ पे इसमें देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम है। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा कर देते हैं।
यहाँ पे देखो, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। जब इसका सन का लाइट यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे मून है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो आप मून को नहीं देख पाओगे, क्योंकि मून जो है यहाँ पे अम्ब्रा पोजीशन में है। जो भी अम्ब्रा पोजीशन में होगा, अम्ब्रा के उसको आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, ठीक है, वो बिल्कुल अंधेरा वहां पे होगा। पेनम्ब्रा में आप थोड़ा थोड़ा देख पाओगे। और यहाँ पे जो होता है इसको शायद क्या बोलते हैं, समथिंग और कुछ कंसेप्ट बोलते हैं जो नहीं दिया है, वहां पे आप देख पाओगे इसको, ठीक है। पेन और अम्ब्रा पेनम्ब्रा मेन चीज है। इनर कोर टोटल डार्कनेस, यहाँ पे पूरा टोटल डार्कनेस है। पेनम्ब्रा आउटर होता है, पार्शियली शेडो वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीज, ये थोड़ा हायर कंसेप्ट है अम्ब्रा पेनम्ब्रा, तो आप बच्चों को बता सकते हो। जब बच्चा उस लेवल पे, मतलब बचपन में जब बच्चे को पता हो गया कि शेडो कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज लाइट स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल हो रहा है, तब बच्चा अम्ब्रा पेनम्ब्रा हायर क्लास में समझ पाएगा कि यहाँ पे पूरा आपने बताया, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे उसका लाइट, उसका जो लाइट जा रहा है, तो यहाँ नहीं देख पाएंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रेट लाइन से लाइट ट्रैवल करता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में हम नहीं देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे थोड़ा थोड़ा, यहाँ बिल्कुल देख पाएंगे। ये सब चीज आप बच्चे को बताओगे, ठीक है। The sub-theme of light tries to and should be dealt in manner that provides students opportunity for guided exploration, ठीक है। आप जब एक्सप्लोर करने के लिए ले जा रहे हो, फील्ड विजिट के लिए ले जा रहे हो, तो प्रॉपर गाइड आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। एवरीडे ऑब्जर्वेशन, शैडो इमेज जो भी है, वहाँ पे आप प्रॉपर्ली बच्चों को गाइड करोगे, ठीक है। एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद स्ट्रेट लाइन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। चलो, मतलब बहुत ज्यादा हो गया ये चीज। अभी हम लोग देखते हैं वाटर, ठीक है। वाटर भी एक नेचुरल फिनोमेना है, वाटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डेली एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल आप अपना लाइक डेली एक्टिविटी जो भी करते हो, यू वॉश योर क्लॉथ्स, दे आर वेट, व्हेन यू वॉश योर क्लॉथ्स दे आर वेट, यू पुट देम इन ओपन टू ड्राई, तो सूख जाते हैं, ठीक है। व्हेन यू पेंट विद वाटर कलर ऑन पेपर हाउस वॉल्स, इट इज वेट बट लेटर इट ड्राइज, क्यों सूख जाता है, बच्चों को बताओ क्यों सूख जाता है, ठीक है। जो स्मॉल लेक, हाँ इवापोरेशन, ठीक है। स्मॉल लेक्स या पॉन्ड समर में क्यों सूख जाता है, इवापोरेशन, ठीक है। आप बोलोगे आप जो हॉट टावा में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर जब गिराओगे क्यों सूख जाते हैं, ये बताओगे चपाती बनाते टाइम। बच्चा उसको सीखेगा, अब जाने का, हाँ इवापोरेट हो गया, ठीक है, पानी इवापोरेट हो गया, उसको बताओगे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, उनको ये जो चीजें तुम एक्सपेरिमेंट, मतलब उनको क्या करोगे, उनको उनका एक्सपेरिमेंट करोगे, मतलब उनको दिखाओगे, वो डेमोन्स्ट्रेशन का ही पार्ट है। ये जो तुम दिखाओगे उनको, इज डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो यू मे हैव टू डील विद सर्टेन एक्टिविटी। डेमोन्स्ट्रेशन को एक बार थोड़ा बताना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लास में पढ़ते हो, मैं आपको जो है इस तरह का एक मॉडल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये सन है, देखो ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ, मतलब मैंने आपको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मतलब जो चीज टीचर आपको दिखाते हैं, कोई भी चीज, फिजिकल एक्टिविटी जो चीज आपको दिखाते हैं आपके सामने, जो पढ़ाया दैट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेशन, जो दिखाया दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। जो भी आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे होता है, इसका फॉर एग्जांपल एक मॉडल बनाया, उसको दिखाया, उसको डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, दिखाया। प्रैक्टिकल्स, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में जो करते हैं, ठीक है। बहुत सारा जो है आप वहाँ पे लाइक एक्टिविटीज कराओगे, और सारे एक्टिविटी को केयरफुली कराना है। You have a glass containing cold water and after some time you can see some water droplets on the outer surface of glass. क्यों ऐसा हुआ, ठंडा पानी था, उसके चारों तरफ जो कुछ देर बाद पूरा पानी क्यों लग जाता है, ये सुनो क्यों लग जाता है, पता है ना आपको? यस सर, वो बाहर के कंपैरिजन के एयर में और अंदर का जो टेम्परेचर है ना, वो इक्वल होता है ना, तो उस वजह से हो जाता है। हाँ, तो बाहर का टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर के बराबर होता है, तो थोड़ा कंपैरेटिव ठंडा होता है, लेकिन पूरा बाहर का जो एयर है वो अंदर के एयर के कंपैरिजन में गर्म है। जब इसके कांटेक्ट में आता है तो वो ठंडा हो जाता है एंड वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सुनो, क्लियर? गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। यस सर। हाँ, कंडेंसेशन बोलते हैं ना इसको, ये सब कंडेंस हो जाता है। ये सब चीज बच्चों को पढ़ाओ, ओके। इसके बाद डू नॉट डिस्करेज देम टू एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी, कभी भी उनको एक्सप्लोरिंग में कभी रोकोगे नहीं। तो सबसे पहले आपका काम होता है बच्चों को प्रॉपर्ली एंगेज करना। जब एंगेज कर लेंगे बच्चे, तभी आप नेक्स्ट पेज में जाओगे, एक्सप्लोर वाला पेज। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंड डेवलप द कंसेप्ट, processes and skills through hands-on activities, distinguish questions, develop a hypothesis, test variable, demonstration के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। बच्चों को आपको क्या करना होता है,
ये सब चीज, मतलब बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ से सीखते हैं पूछेगा तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी। आपने दिखाया ठीक है, लेकिन अगर आप उनको खुद करने के लिए बोलोगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है, तो बच्चों को एक्सप्लोर डेफिनेटली कराना है, खाली यहाँ पे उनको एंगेज कराने से भी नहीं चलेगा। उनको सेकंड फेज जो है उनको प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लोर कराओगे, बच्चों को दिखाओगे, बच्चों से खुद कराओगे। ठीक है, when you tell them water is it is the water vapor present in the air which is condensed, it may seem untrue to some students कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पूछेंगे आपसे, क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं। तो मैं here take various other examples of water drop appearing on cold surface. For example, आपके स्कूटर का सीट या मोटर बाइक का सीट जब सुबह आप देखते हो तो वहां पे पानी लगा हुआ होता है, ये सुनो ड्यू फॉर्म्स वहां पे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बॉडीज जो है आपको उसके ऊपर पानी लगते हैं, तो ये सब चीज आपको आप बच्चों को दिखाओगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सो दैट दे सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस व्हिच आर नॉट इन टच विद वाटर एनीवेयर एंड देन दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप उनको दिखाओगे कि कहीं पानी तो नहीं था, बारिश भी नहीं हुआ, लेकिन सुबह फिर भी स्कूटर के ऊपर पानी है, कार के ऊपर पानी है, पौधों के ऊपर पानी है। बच्चे उससे रियलाइज करेंगे कि वो जो वाटर मतलब क्योंकि सरफेस ठंडा था, ठीक है, सरफेस ठंडा था, तो जो वाटर वेपर जो हवा जो आसपास घूम रहा था उस हवा में वाटर वेपर था। जब वाटर वेपर कोल्ड सरफेस में टकराया तो वो उसके टेम्परेचर की बिकॉज उसके टेम्परेचर की वजह से वो वहां पे कंडेंस हो गया। कोल्ड होने से कंडेंस होता है, वाटर गर्म होने से इवापोरेशन होता है, ठंडा होने से कंडेंसेशन होता है। ये सब बच्चों को समझाओगे। ठीक है, इवापोरेट्स ऑन हॉट सरफेस, कंडेंस ऑन कोल्ड सरफेस। क्लियर? ये सुनो, तो ये आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करोगे एंड उनसे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी कराओगे। समझे? सर ये जो आपने 5E मॉडल बताया था उसको एक एग्जांपल के थ्रू पे बताओ। यही हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो मैं अगर सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं जो है ये पढ़ा रहा हूँ, लाइक मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्लावर्स में आपका जो पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, पॉलिनेशन इन फ्लावर्स या जर्मिनेशन ऑफ सीड, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर एग्जांपल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सीड जर्मिनेशन पढ़ा रहा हूँ। तो सीड जर्मिनेशन में मैं पहले बच्चों को बताऊंगा कि सीड जर्मिनेट होता कैसे है। ठीक है, मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछूंगा, आपने कभी देखा, आपने लाइक आम खाया, गुठली यहाँ पे फेंक दिया कहीं पे, कुछ दिन बाद गए तो वहां पे एक छोटा सा पेड़ आ गया है, मतलब छोटा सा पौधा आ गया। ठीक है, स्मॉल प्लांट इज देयर, उसका रूट जो है नीचे गया है, कुछ जो है बच्चों को बोलोगे ऐसे, बच्चे बोलेंगे हाँ सर हमने ऐसा देखा है। तो आप उनको लेके जाओगे वहां पे, दिखाओगे यही तो गुठली था, आपने फेंका था, कैसे ये हुआ। तो फिर आप सिमिलर एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ करोगे। आप क्या करोगे, ठीक है, आपने उसको एंगेज किया बच्चों को ऐसा बता के, ठीक है, आपने बच्चों को एंगेज कर किया ये बता के, एंगेज हो गए बच्चे। अब उनको मजा लगेगा, अरे हमने गुठली फेंक दिया था आम खा के, वहां पे पेड़ हो गया, कैसे हुआ, चलो देखते हैं सर के साथ। अब आप उनको लेके जाओगे, ठीक है, फील्ड में लेके जाओगे वहां पे, या फिर आपके स्कूल में वन महोत्सव वगैरह करते हैं ना, वन महोत्सव रिसेंटली हुआ था, तो आप जो है एक पौधा, छोटा सा पौधा या फिर इवन एक सीड जो है लेके जाओगे, उनको बच्चों को बोलोगे चलो आप डेली यहाँ पे पानी देना है, जो भी चीज देना चाहिए वहां पे देना है, 2-3 दिन बाद आके देखना है। अब बच्चों को आपने एक्सप्लोर कराया वहां पे, ठीक है, बच्चे ने खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी किया, खुद वहां पे जाके पानी दिया, खुद एक सीड जो है घर पे जाके भी दिया, पानी दिया, कुछ दिन बाद देखा कि वहां से थोड़ा सा जो सूट निकला हुआ है, नीचे जो है उसको रूट बोलते हैं, ऊपर जो निकलता है उसको सूट बोलते हैं, जो स्टेम बनता है आगे जाके। ठीक है, तो एक्सप्लोर हो गया। इसमें बच्चों को हम बच्चों को वो भी बता सकते हैं जैसे कि जो ककून से कैसे बटरफ्लाई निकलता है, इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी नेचुरल फिनोमेना में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब जब इंटरेस्ट लेने लगे तो उनको एक्सप्लोर खुद से कराओगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी खुद से घर जाके आप ये करो बोलोगे, या जो हम फ्लावर्स तोड़ के उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स दिखते हैं वो भी एक्सप्लोर कराओगे। अब बच्चा फॉर एग्जाम्पल हम जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बताओगे कि हुआ कैसे। आपने सीड लिया था, सीड के अंदर कुछ रहता है, मतलब कुछ न्यूट्रिशन रहता है। ठीक है, जब वो सीड जो है तुम्हारा एडिक्वेट एनवायरनमेंट में गिरता है, उसको हवा, मिट्टी, पानी मिलता है, ठीक है, तो वो जो है वहां से ऊपर से एक रूट निकलता है, वो नीचे जाता है, नीचे की तरफ जाता है, प्लेम्यूल बोलते हैं उसको। प्लेम्यूल नीचे जाता है और वो जो है नीचे जाके रूट बनता है, और यहाँ से नीचे से ऊपर जो निकलता है, सूट बोलते हैं, वो ऊपर जाता है, उससे सूट बनता है। बच्चों को समझाओ, the students get a chance to verbalize their conceptual understanding। जो उन्होंने देखा है, मतलब जो उन्होंने सुना है उसको वर्बलाइज करेंगे। ठीक है,
एंड इससे क्या करेंगे, डेवलप ए न्यू स्किल, उनका न्यू स्किल या न्यू बिहेवियर या न्यू कांसेप्ट जनरेट होगा। टीचर ऑल्सो गेट ए चांस टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल टर्म्स लाइक सूट, प्लीम्यूल, ठीक है। सीड में ओवारी के अंदर सीट होता है, आपने बोला ओवारी कन्वर्ट्स इनटू सीड या व्हाटएवर, ठीक है। ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड, जो भी तुम्हारा आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो सब चीज आप बताओगे, ये क्या है, क्या तुम्हारा एंड्रोजिन क्या है, ठीक है, गाइनोसियम एंड्रोसियम क्या होता है, ये सब आप बच्चों को समझाओगे, न्यू टर्म्स को समझेंगे। अब वो आपने उसको हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट जो टर्म होगा, इट इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सटेंड। अब एक्सटेंड करोगे, मतलब क्या क्या करोगे, जो उन्होंने समझा उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करोगे और एक्सटेंड करोगे बच्चों के साथ मिलकर। एलाबोरेशन, इसको हम लोग अदर टर्म इसका होता है एलाबोरेट, एक्सटेंड, या हमारे टर्म में इसको हम लोग एलाबोरेट भी कहते हैं। अब इसको और थोड़ा लाइक इसको हम लोग जनरलाइजेशन करेंगे, हाँ जनरलाइज करोगे और थोड़ा मतलब बच्चों को समझाओगे, एलाबोरेट करोगे, तो इससे न्यू लर्निंग होगा, न्यू एक्सपीरियंस सीखेंगे और थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगा मेजर कांसेप्ट के। दे ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर आइडियाज एंड इंटरेस्ट एंड उनका स्किल रिफाइन होगी। लास्ट में सब पढ़ाने के बाद, पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाने के बाद उनको क्वेश्चन पूछो, इवैल्यूएट करो। Students access their understanding and teacher evaluate students' learning of key concept, skill development through conversation, writing, demonstration. किसी भी में आप evaluate कर सकते हो, क्वेश्चन दे सकते हो, क्विज दे सकते हो, या क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड से आप डिस्कशन कर सकते हो। क्लास में यही करते हो। ये तुम्हारा 5P मॉडल हो गया, ठीक है। ये सब तुम्हारा हम आगे और भी डिटेल्स में देखेंगे। आप क्लास 6 में शैडो पढ़ा रहे हो, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल होगा। शैडो में क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर साइज और फॉर्मेशन ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। टू इंटरप्रेट ऑब्जर्वेशन इन रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है वो दे जानना, या फिर शैडो कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में जानना, कैसे करोगे। मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, ये तुम्हारा एक्टिविटी है, शैडो का कांसेप्ट को समझाना। पहले क्या करोगे, स्टेप 1, आस्क स्टूडेंट्स वेयर आर शैडोज, ठीक है। शैडोज कहाँ है, बच्चों को बोलोगे, बच्चे खुद बोलेंगे शैडो क्या है, सॉरी व्हाट आर शैडो, शैडो होता क्या है, बच्चे बोलेंगे सर ये शैडो है, ठीक है, जो भी बोलेंगे बच्चे। तो इससे क्या होंगे, बच्चे जो है तुम्हारा एंगेज हो जाएंगे, ठीक है। देन आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्कस इन ग्रुप, बच्चों को बोलोगे आप डिस्कशन करो, आप शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है, आप खुद एक्सप्लोर करो शैडो फॉर्मेशन होता है कैसे। फिर ग्रुप लीडर में एक प्रेजेंटेशन, 4-5 ग्रुप आपने बना दिया क्लास में, उनमें से बोले जो ग्रुप लीडर है आप खुद डिस्कशन कर लो अपने ग्रुप के साथ और आके यहाँ पे प्रेजेंट करो। प्रेजेंटेशन करेगा कोई बच्चा तो क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। अब फिर उसके बाद आप टॉपिक को एक्सटेंड या एलाबोरेट करोगे। कैसे एलाबोरेट करोगे, तो यहाँ पे बोलोगे आर दिस शैडो फॉर्म्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या शैडो सारा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे उनको एलाबोरेट करने के लिए बोलोगे बच्चे और उसको एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। डज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये वो पूछोगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सब बच्चों को पूछोगे, बच्चे उसको एलाबोरेट करेंगे। लास्ट में कैरी यहाँ पे पीयर इवैल्यूएशन करोगे, अदर ग्रुप्स कैरी आउट पीयर इवैल्यूएशन, एक दूसरे का इवैल्यूएशन करेंगे, या आप उनका खुद क्वेश्चन पूछ सकते हो 5 ग्रुप से, जो ज्यादा आंसर देते हैं वही ग्रुप जीतता है। तो एक गेम भी हो गया, ठीक है, गेम भी हो गया, और दूसरा तुम्हारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। मैंने आपको गेमिफाइड लर्निंग बोला था, गेमिफाइड लर्निंग आरआई में हम पढ़े थे, आरआईसी के क्लासेस में। ये तुम्हारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये तुम्हारा एग्जांपल है 5 मॉडल का। ये सुन लो, आप कुछ और पढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आईसीटी के बारे में पढ़ा हो तो वहां पे भी उसका यूज हो सकता है। अलग अलग चीजें हम आगे और भी चीज डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछोगे आप अलग अलग उन बच्चों को, ठीक है। तो ये जो फॉर एग्जांपल आप जो है किसी बच्चे का स्टोरी बता देते हो, ये बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, ऐसा ऐसा उसने किया, ठीक है। तो स्टोरी क्या होता है, स्टोरी लाइक दिस, आप लाइक यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी स्टोरी आप सुनाते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू फ्रीज हॉट वाटर बिफोर कोल्ड वाटर, मतलब हॉट वाटर पहले फ्रीज होगा, कोल्ड वाटर बाद में फ्रीज होगा, ऐसा हो सकता है क्या। इफ योर स्टूडेंट्स नो अबाउट चेंजिंग स्टेट ऑफ वाटर टू अनदर, देन आंसर शुड बी नो, बच्चे बोलेंगे नो, ऐसा नहीं हो सकता कि हॉट से मतलब पहले फ्रीज हो जाएगा, हॉट से पहले कोल्ड होगा, कोल्ड से फिर आइस बनेगा, कोल्ड वाटर जल्दी आइस बन जाएगा, बच्चे नो बोलेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि द इफेक्ट इज नेम्ड, यू मस्ट टेल देम अबाउट द फॉलोइंग एंड लीव इट देयर। क्या बोलोगे, द इफेक्ट इज नोन एज, द इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर द टांजानियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स इरास्टो पेम्बा। पेम्बा ने क्या किया, इस फिनोमेना को 1963 में जो है तुम्हारा, आपने उसको एग्जांपल के थ्रू बताया बच्चों को, एक स्टोरी के थ्रू बताया ये कैसे होता है एक्चुअली। 1963 में पेम्बा ने हॉट आइसक्रीम को मिक्स किया था कोकरी क्लासेस के, मिक्स इन कोकरी क्लासेस, वेयर ही नोटिस दैट हॉट मिक्सेस फ्रोज बिफोर द कोल्ड, मतलब हॉट वाटर पहले फ्रीज हो जाता है कोल्ड वाटर से, इसने ऑब्जर्व किया था।
So many years later, his headmaster invited anyone from the university college in Dar es Salaam to give a lecture. After the lecture, Erasto member asked him the question: if you take two similar containers with equal volume of water, one at 25 degrees Celsius, one at 100 degrees Celsius, put them into refrigerator. The one that started at 100 degree freezes first. Why? वो क्वेश्चन पूछा, जो उस बच्चे ने ऑब्जर्व किया था उसने क्वेश्चन पूछा. So this was only ridiculed by his classmate. After his initial contention, Dr. Osborne confirmed Erasto finding and they published the result together in 1916. मतलब पहले उसको देखे, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो बोल रहा है इरास्टो ये सही है, ठीक है. इसका मतलब हॉट वाटर जो है कोल्ड वाटर से जल्दी तुम्हारा फ्रीज होता है, ठीक है, जल्दी फ्रीज होता है हॉट वाटर कोल्ड वाटर से. अब ये जो है बच्चों को आपने कैसे बताया, एक स्टोरी के थ्रू बताया, जो रियल स्टोरी, नॉर्मल स्टोरी भी हो सकता है, ठीक है, रियल हो या मन. यहाँ पर हॉट आइसक्रीम के बारे में बोला है, आइसक्रीम तो ठंडी होती है. हाँ, नहीं मतलब जो देखो आइसक्रीम ठंडी होती है, लेकिन कुछ तुम्हारा पूरा मान के चलो कोल्ड है और पूरा कुछ गर्म है, मतलब आइसक्रीम है, आइसक्रीम मिक्स है, ठीक है, लेकिन गर्म है. मतलब आपने आइसक्रीम को बाहर निकाल दिया, बहुत देर तक रख लिया, तो पूरा मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है, ठीक है. एक जो है थोड़ा सा कम गर्म है, थोड़ा ठंडा है, उन दोनों में उसने देखा. आई गॉट इट. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं. तो ये तुम्हारा कंसेप्ट आपने बच्चों को बताया कैसे होता है. इस तरह का स्टोरी एक बच्चों को एक्साइट करेगा, स्टोरी के हिसाब से बताया, स्टोरी टेलिंग मेथड का भी आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है. ये बच्चों का स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी को भी तो ये करेगा ना. मतलब एक बिम्बा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट ने ऐसा कुछ किया, हम क्यों नहीं कर सकते. उनके अंदर जो है लाएगा ये डिस्कवरी का स्पिरिट. ओके, so but we do not allow ourselves to struggle with expressing an idea. It is important to trust one's own observation and look for it. मतलब हमको करना चाहिए exploration ideas ढूंढना चाहिए. Formation of cloud is an area which most students find difficult to understand at this age, class 6 के time में. So they may understand condensation and take idea that as we go higher from the surface of water, it gets cooler. ठीक है, ठंडा होता है, तो hot air moves up and it goes up, and जितना ऊपर जाएगा वो कूल हो जाएगा. इस तरह से आप उनको कंडेंसेशन वाटर वेपर या क्लाउड फॉर्मेशन बता सकते हो, ठीक है. फिर जब बहुत ज्यादा हाइट पे जाता है, बहुत ज्यादा कूल हो जाता है, तो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनता है, ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाता है तो नीचे गिरता है, उसको हम रेन बोलते हैं. इस तरह से बच्चों को समझाना, ठीक है. तो जो हमने एक टॉपिक को डिस्कशन किया, समझने का कोशिश किया कि नेचुरल फिनोमेना होता क्या है और उस फिनोमेना से हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको थोड़ा हमें समराइज करते हैं. लेट द स्टूडेंट्स क्रिएट कंसेप्ट मैप और समरी ऑफ देयर लर्निंग थ्रू दिस चैप्टर. फॉर एग्जांपल आपने जितना पढ़ा है उसको बच्चे एक चार्ट बनाते हैं. लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट मेक्स थिंग विजिबल. विजिबल तो कैसे विजिबल होगा, जब मेटल के ऊपर लाइट गिरेगा, ठीक है. कुछ जो है मेटल होते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, कुछ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जब रिफ्लेक्ट करता है तो इमेज बनाता है. इमेज क्या करता है, ओरिजिनल कलर, उसका डिटेल, शेप, साइज सब रहता है. लेकिन शैडो ऐसा नहीं होता. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है वो लाइट को ब्लॉक करता है, उसका शैडो बनता है, और शैडो हमेशा ब्लैक है. लेकिन इमेज जो उसका जैसा कि कलर वैसा आप कर रहे हैं, ठीक है. जो पास नहीं करता लाइट को उसको बोलते हैं ओपेक, जो पास थोड़ा थोड़ा करता है ट्रांसपेरेंट, जो पूरा पास करता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है. व्हेन प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लाइट, ओपेक मेटल शैडो बनाता है और शैडो हमेशा ब्लैक होता है. पूरा लास्ट में आपने क्या किया, कंसेप्ट में खुद बनाए, या बच्चों को आप बोल सकते हो खुद आप जो है कंसेप्ट में बनाए. इससे क्या होता है, बच्चों जितना पढ़े हैं वो सब चीज जो है उनके दिमाग में पूरा प्रिंट हो जाता है लॉन्ग टर्म. समझ रहे हो. देखिए सर, माइंड मैप होता है जो ये भी इसमें ही आता है ना, माइंड मैप. माइंड मैप, हाँ, माइंड मैप उसको बोलते हैं. तो आप पूरा पढ़ाने के बाद माइंड मैप उनको दे सकते. इससे पूरा उनका दिमाग में टॉपिक छप जाता है, ठीक है. सो ये पूरा आप आई कैचिंग चार्ट या फोटोग्राफ्स लेबोरेटरी में लगा सकते हो नेचुरल फिनोमेना को लेके, जिससे जब भी बच्चा उसमें घुसेगा क्लासरूम में, उसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा. वो हमेशा मोटिवेटेड या एक मतलब अच्छा फील करेगा क्लासरूम में, ठीक है. तो ये तुम्हारा है इस तरह से. तुम्हारा ये वाला चैप्टर हमने देखा, ये वाला जो तुम्हारा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना. अब इससे क्वेश्चंस बहुत अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है. वो क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके, ठीक है. क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है. अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. हाँ देखो, मैं यहाँ पे आधा काम किया हूँ, मतलब मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ. यस बोलो सर. ये जो आज वाला आपने पढ़ाया, ये वाला तो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो वाली बुक थी उसमें नहीं था ना, ये वाला चैप्टर. देखो ये तुम्हारा अभी तो उस टाइम में
मैंने आपको ये चीज बोला कि जितना भी हम उसमें पढ़े हैं उस बुक में, टीचिंग एप्टीट्यूड बुक में आप जो भी पढ़े हो, दैट इज द हियर द सिलेबस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दैट। आप जो सब चीज पढ़े, 5E मॉडल उसमें है, 5E मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया, उस बुक में है Yes. 5E मॉडल। लेकिन उसका जो एनालिसिस है, मतलब उसमें RIC के सिलेबस में तो ये एनालिसिस तरह से नहीं था, तो वो चीज नहीं है। मतलब यहाँ पे जो सिलेबस है कि बहुत छोटा तो दिख रहा है लेकिन भास्ट है बहुत ज्यादा। लेकिन इतना भी ये जो आराम से कर सकते हो, ये तुम्हारा नेचुरल फिनोमेना वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लिटिल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो ये वो बुक में तो नहीं है। आपको इसका जो मैं नोट्स डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं इसको एक बार कलेक्ट करके आपको इसको मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो मैं कुछ और लाइक इस कंपाइलेशन करके बना भी रहा हूँ। लाइक आप जब साइंस पढ़ा रहे हो बच्चे को, ठीक है, व्हेन टीचिंग साइंस पर्टिकुलरली, जब आप नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा रहे हो, तो वो जो पढ़ा रहे हो दैट मस्ट प्रोमोट क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन। ये सब चीज मैं आपको RIC के क्लासेस में ऑलरेडी बताया हूँ, RIC के बुक में भी क्लासेस में बताया। मैं आपको Yes. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बारे में बताया हूँ, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हूँ, फील्ड ट्रिप्स, आउटडोर एक्टिविटी, साइंस So, like- जर्नल। सर लाइक कीवर्ड्स RI में पढ़ा था और उसके एप्लीकेशन, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन इसमें है। यहाँ पे करना है, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग पढ़ चुके हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मल्टीमीडिया पढ़ चुके हैं, मिस्ट्री एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कुछ प्रॉब्लम बच्चों को दे दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते सीखेंगे, क्यूरियोसिटी जनरेट होगा, क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होगा। जब आप चीज को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करोगे तो बच्चे बहुत अच्छे समझ पाएंगे। एक सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करके इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये क्या है पता था, बाकी सब पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो चीज एनकरेज करेगा क्यूरियोसिटी एंड वंडर या क्रिएटिविटी, ये हेल्प करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं साइंस पढ़ाते थे। एनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये सब हम RIC के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप साइंस को पढ़ाते टाइम बच्चों को यही आपको देना है, आप उनका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन पूछोगे नेचुरल फिनोमेना के बारे में, बच्चे खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इसको कहते हैं, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने ग्रुप बना के उनको दे दिया, ये वाला इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो ये एक एग्जांपल तुम्हारा हो गया। उसके बाद तुम्हारा हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, मतलब खुद से करेंगे बच्चे, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन है, जर्मिनेशन खुद से करेंगे, मैंने बोला घर ले जाके सीड के घर में पानी वानी देके वो करेंगे, कर सकते हैं। फील्ड ट्रिप में लेके जाओगे बच्चों को सिखाओगे, तो उससे क्या होगा, उनका एक लाइक मतलब कनेक्शन वर्ल्ड के साथ, नेचुरल हैबिटेट के साथ वो देख पाएंगे। साइंस जर्नल उनको दिखाओगे जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन वगैरह रहेगा, बच्चे उसको पढ़ेंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में तो बच्चों को मिला दिया, ग्रुप डिस्कशन कराया, कोलैबोरेशन एक्टिविटी कराया, उससे एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो सकता है, ठीक है, कंसेप्ट समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली हमेशा आगे ही रहेगा, एनिमेटेड वीडियो दिखाया आपने, या इंटरेक्टिव साइमुलेशन दिखाया, वीडियोस या कुछ चार्ट वगैरह दिखाया, ICT का यूज किया, ठीक है, ये हेल्प करेगा। मिस्ट्री कुछ दिया आपने उनको और बोले इसका सॉल्व करो, ठीक है, कुछ मिस्ट्री आपने दिया, ये होता क्यों है, सो ढूंढ क्या हो। एंड सर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी जुड़ गया है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, तो रियल वर्ल्ड कनेक्शन, ये सब चीजें, कंसेप्ट मैपिंग, क्यूरियोसिटी जैसे जनरेट होगा वो सब, ब्रेनस्टॉर्मिंग दे दोगे आप क्वेश्चन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एक चीज है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, ये क्या है, ये तुम्हारे इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग ही है, ठीक है, जिसमें थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसको सोक्रेटिस ने दिया, सोक्रेटिक थिंकिंग बोलते हैं, उनके नाम के हिसाब से आया, ठीक है, जिससे इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन होता है, या बच्चे चैलेंज करते हैं किसी अजम्पशंस को, ठीक है, इससे बच्चों का थॉट क्लैरिफाई होता है, एनालाइज कर पाते हैं आइडियाज को, एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, बच्चे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर पाते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय द टर्म और कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड, इससे बच्चे क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, फर्दर डिटेल ढूंढेंगे। प्रोबिंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, दे आर डिजाइन, the questions are designed to explore the reason behind it, okay, reasoning behind it, what evidence do you have to support your claim, मतलब यहाँ पे जो है रीजन देंगे वो अपने काम, क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे, ठीक है, this challenge question challenges the question encourage students to defend their position, उनका पोजीशन को डिफेंड करने के लिए हेल्प करेगा। कंसीडर अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट, वो अपना अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट रख सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, these questions aim to explore the underlying principle or theory related to a topic. How does concept A relate to concept B? How do they work together? Questioning assumptions को question कर पाएंगे, ठीक है, like what assumptions underlie your reasoning, आप ये जो बोल रहे हो या सच है, सही है, assumptions को question करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रहेगा,
हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, व्हाट स्टेप यू विल टेक, तो प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेंगे, ट्रांसफर क्वेश्चन, ठीक है, हाउ टू कंसेप्ट वी हैव लर्न बी अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जो आप RIC की क्लासेस में पढ़े हैं तो यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, ट्रांसफर क्वेश्चन के कंसेप्ट है, ठीक है, क्लियर। These questions encourage students to apply their knowledge and skill to a new situation concept. जो हम RIC में पढ़े हैं, RI के बुक में जो सब चीज है उसको वो अप्लाई करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही आएगा तुम्हारा। Reflective questions. These questions encourage students to analyze that their thought process and reflect on their learning. सर आपका माइक बंद है। Sir, you are muted. हाँ हाँ ओके, अभी अभी सुनाई दे रहा है, कहाँ तक नहीं सर, अभी बस जस्ट 5 सेकंड के लिए हुआ था बस। अच्छा अच्छा, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे, हाँ हाँ नोट्स कर, हाँ तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, द क्वेश्चन एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज दैट देयर थॉट्स प्रोसेस, लाइक व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन आप करो जो आपने सीखा, हाउ माइट इट इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर डिसीजन, तो ये तुम्हारा सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग होता है, जो जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का आपने देखा, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, ट्रांसफर क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, एजम्पशन वाला क्वेश्चन, कंसेप्चुअल Sir, क्वेश्चन, reflective question introspection के लिए। हाँ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, ठीक है, आप खुद का एक्सपीरियंस को जो है या खुद के एक्सपीरियंस से क्या सीखते हो, तो ये एक इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक है सॉक्रेटिक तुम्हारा, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे इनकरेज होते हैं टू थिंक डीपली, एनालाइज द इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, डेवलप देयर रीजनिंग स्किल। इस मेथड से एजुकेटर एंगेजिंग करता है अपना कंटेंट को, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बनाता है, ठीक है, क्लियर, ओके एंड ठीक है, तो इस तरह से है, मैं कुछ MCQ बनाए हूं जो मैं आपको दे दूंगा, एक डिस्कशन हम करते हैं, बाकी मैं आपको दे दूंगा, एक दो डिस्कशन कर। When teaching methods encourage, which teaching method encourage students to design and conduct investigation to find answer? क्या इसका आंसर होगा अबाउट नेचुरल फिनोमेना? अभी आज ही डिस्कशन हुई, लर्निंग, हाँ कौन सा Sir, टीचिंग inquiry मेथड, based learning. हाँ कौन सा टीचिंग मेथड एनकरेज करेगा बच्चे को, हाँ मतलब बच्चे इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है तुम्हारा फॉस्टर होता है, जनरेट होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, आज के ही डिस्कशन से तुम्हारे क्वेश्चन से आज जितना हमने डिस्कशन किया, व्हाट अप्रोच इन्वॉल्व कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमेना फास्ट हैंड, सिंपल है तुम्हारा, हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करने के लिए हैंड्स ऑन लर्निंग, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर, during a field trip to a forest, students observe different types of plants and animals. Which teaching method is being utilized in this scenario? Outdoor activity. आउटडोर एक्टिविटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आउटडोर एक्टिविटीज, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट शुड स्टूडेंट्स मेंटेन टू record their observation, questions and reflection during science lesson? इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया अभी, साइंस जर्नल मैंने बताया नहीं, ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए साइंस जर्नल का इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड मैं अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा साइंस जर्नल, यहाँ पे engage students to keep a science journal where they record their observation, questions and reflections, साइंस जर्नल, ठीक है। इसका PDF आप भेजेंगे तो? हाँ मैं बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं I'll definitely send it in the group, आप ही लोगों के लिए मैं काम कर रहा था ये, ठीक है, मैं पूरा बुक बना रहा हूँ उसके ऊपर, धीरे धीरे करके वो रेडी हो जाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स, सर ऑप्शन सी। ये सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बहुत सिंपल है, आराम से आपने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर, ये पहले वाला क्वेश्चन एक बार वापस कराना। कोलैबोरेटिव लर्निंग, हाँ सर, देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे बच्चे मिल के काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर, एक साथ, कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलजुल के काम करना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेशन बिटवीन अदर्स, हाँ कोऑपरेशन होता है वहाँ पे, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। मल्टीमीडिया सर, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया, हाँ। नेक्स्ट देखो,
ये तुम्हारा एक है मल्टीमीडिया है, सिंपल क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कशन किए उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है students are presented with a mystery related natural phenomenon and they are asked to develop hypothesis and experiment to solve it। तो ये क्या होगा तुम्हारा mystery and problem solving, मिस्ट्री प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंपल क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कशन किया उसी के ऊपर। तो मैं इस तरह से क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, क्या होगा इसका आंसर। हाउ कैन टीचर प्रमोट रियल लाइफ कनेक्शन इन टीचिंग, इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 8। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन ऑप्शन 3 रियल लाइफ कनेक्शन। अच्छा ऑप्शन 3 सो हाउ कंसंट्रेशन लेड टू प्रैक्टिकल। अच्छा ऑप्शन 3 टीचर कैन प्रमोट रियल लाइफ कनेक्शंस इन साइंस टीचिंग बाय डेमोंस्ट्रेटिंग हाउ साइंटिफिक कांसेप्ट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड इश्यूज इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। तो इससे मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट बढ़ता है। Which method involves using Socratic questioning technique to promote students to think deeply about their observation and interpretation? Deeply Socratic questioning। अच्छा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइक इजी है, आंसर एक्सप्लेन वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये तो तुम्हारा लाइक प्रैक्टिस के लिए, और भी मैंने क्वेश्चन सेट बनाया है वो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। हाउ कैन कंसेप्ट मैपिंग बी हेल्पफुल इन टीचिंग साइंस बेस्ड इन ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर बताओ, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है अभी, बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी एंड वंडर। क्यूरियोसिटी एंड वंडर, ओके। काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा सब लोग अलग अलग बोल रहे। देखो यहाँ पे बोले बट ऑप्शन सी में माइंड मैपिंग में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमारी नॉलेज होती है। देखो वही तो लास्ट में हमने यही चीज देखा ना कि जो पढ़ा रहे थे यहाँ पे, हम लास्ट में क्या किया है कि लास्ट में सब चीज को हमने ऑर्गेनाइज किया। ये जो आपने किया इससे क्या फायदा होता है, हमने एक जो भी समरी ऐसे बनाया जिससे बहुत सारी चीजें हमने जो भी पढ़ा उसको हमने कनेक्ट किया, ठीक है, अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है, हमने सब चीज को कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हेल्प टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंसेप्ट में हेल्प स्टूडेंट्स टू विजुअली ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज एंड आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिनोमेना। आप जो ऑर्गेनाइज कर सकते हो डिफरेंट चीज, मतलब देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट मैप में क्या होता है, सारा चीज होता है। तो आप रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कशन किया ना कि ये तुम्हारा ये नॉन रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, या शैडो ब्लैक क्यों होता है, या ऑप्टिक मटेरियल से शैडो बनता है, अब शैडो ब्लैक ही क्यों होता है, या मटेरियल्स किस किस टाइप के होते हैं, आपने रिलेशनशिप देखा, ये सुन लो। तो लास्ट में यही तुम्हारा थोड़ा सा इजी ही है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन जिसने जैसा देखा समझ जाए, ठीक है। ये तुम्हारा है। तो 10 क्वेश्चन में अभी यहाँ पे डिस्कस किया, और भी क्वेश्चन है यहाँ पे लेकिन मैं आपको एज ए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। आई विल मेक ए टेस्ट ऑफ दिस। यस सर। ओके, सो दिस इज फॉर दिस क्लास, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एंड आपको कुछ डाउट होगा तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो अभी, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, ग्रुप में भी डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका पीपीएफ वाला वीडियो, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल सेंड यू, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली सेंड यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस क्लास। एंड थैंक यू सर, गुड नाइट those सर। who are new to this is learning platform, definitely give your feedback, जो भी this is learning में new है, and जो भी आप सब अपना feedback दीजिए। Yes, you can ask for, yes, you can ask for doubts. सर क्या आप हमको सीयूटी का पेपर अवेलेबल करा सकते हो क्या, ग्रुप में सेंड कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं पर अवेलेबल नहीं है। हाँ सीयूटी का जितना क्वेश्चंस मेरे पास, देखो मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला कि आपके पास ही क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम्पल मतलब जो भी एग्जाम दिए आप ही लोगों के पास क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन मतलब नहीं है। जो मैंने 1-2 स्टूडेंट्स का लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल शेयर। मैं अभी तो क्लास में आपके साथ शेयर डिस्कशन कर, आई विल डेफिनेटली शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब हाँ जितने मेरे पास है, जितने भी मेरे पास, आई विल डेफिनेटली शेयर, ये मेरा काम है, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ रिपीट हो जाएंगे। तो डोंट वरी, यू विल गेट आइदर दोस क्वेश्चंस डायरेक्टली और इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, तो लेकिन मिल ही जाएगा क्लास डिस्कशन में, ये सब जगह पे मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर, यस 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 टेल। सर मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा मार्क्स, हाँ बोलो।
Yes, I'm not Sir, able to तो- hear you. सर मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा कम नंबर आया अभी 81 ही परसेंटाइल आया, तो हाँ। उसको इम्प्रूव करने की मेथड्स आप थोड़ी बता सकते हैं? यही क्लासेस है, दिस क्लासेस आर लाइक, मतलब जो किए हैं उनको पता होगा। ग्रुप में आप लोग बता देना जो क्लास किए हो पूरा 1 साल या 3 महीना 1 महीना जितने भी किए हो, आप खुद ही बताना। दिस classes are only thing that can improve your marks. If you are attending the classes regularly, if you are attending the questions regularly, and if you are involved in the group discussion, जो हमारे ग्रुप में होगा, that will definitely improve and boost your marks from 81 to 99%. मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि आपके जितने भी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सब हो, सीयूटी के आईटीपी का क्लास कर रहे हो, आपका परसेंटेज 95 प्लस डेफिनेटली होगा आफ्टर दिस कोर्स। आईटीपी कोर्स के बाद आईटीपी के एग्जाम में आप सबका, जितने भी आईटीपी में क्लास कर रहे हो, सबका 90 प्लस तो डेफिनेटली होगा। एंड मैं इतना बोल रहा हूँ 95 प्लस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 95 99 तक भी आप जा सकते हो। मैंने देखा अपने स्टूडेंट जो सिर्फ लाइक सीयूटी का क्लासेस, मतलब आरआई का बैच हम हमारा कर रहे थे, आरआई प्लस सीयूटी का बैच, उनका 94 95 96 98 तक भी गया। तो 99 परसेंटाइल तक आप सब डेफिनेटली लाओ, ये मेरा मतलब मेरा खुद का कमिटमेंट है कि मैं कोशिश करूंगा आप 95 प्लस तो डेफिनेटली लाओ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। आपका फीडबैक आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हो। आई विल डेफिनेटली मींस हैप्पी टू सी दैट। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, you can leave now. Thank you, sir. Thank you everyone.